हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कृष्णा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक देखिएगा। आज का जो सेशन है ये लेखपाल सीरीज को लेके चलाए जा रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे टोटल की टोटल लेखपाल 2026 की जो वैकेंसी आई है उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट लेके चलेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आपको टोटल 10 सेट देखने को मिलेंगे, जिसको हम लोग धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। टोटल कितने सेट इसमें आपको देखने को मिलेगा? तो टोटल 10। ठीक है, तो वीडियो से जुड़ जाइए और जितने भी लोग एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके यहाँ शेयर कर दीजिए, जिससे कि यह वीडियो उनके पास भी पहुँच जाए। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ भी समय समय से मिलती रहे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और इस सीरीज में हम लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा टोटल कितने हैं, तो टोटल 10 सेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इस सीरीज के अंतर्गत। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो बिल्कुल जो सेट है वो यहाँ से आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे लगभग 30 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, और ये सीरीज टोटल अगर हम लोग देखें तो 3 से 4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन होता है तो सेशन काफ़ी लंबा हो जाता है। ठीक है, तो इसको छोटे छोटे पार्ट में करके हम लोग करेंगे, क्योंकि इसमें डिस्कशन भी करना होता है, सारी चीज़ें समझाना भी होता है, इस वजह से देर हो सकती है। तो धीरे धीरे पार्ट वाइज करके धीरे धीरे तोड़ तोड़ के हम लोग कई पार्टों में इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और आज का ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय देश कौन सा था। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि अंग्रेज, बी कह रहा है कि डच, सी कह रहा है पुर्तगाली और डी कह रहा है कि फ्रांसीसी। अगर हम बात करते हैं भारत आने वाला सबसे प्रथम यूरोपीय कौन था, तो वो हो जाएगा पुर्तगाल। पुर्तगाल सबसे पहले आया था भारत में। ठीक है, और पुर्तगाल सबसे पहले भारत में कब आया था, तो 1498 में। ये भी आप याद रखिएगा, 1498 में आया था। ठीक है, तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कदम्बरी के लेखक कौन है। ठीक है, जो कदम्बरी पुस्तक है उसके लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कालिदास हैं, बी कह रहा है कि कौटिल्य, सी कह रहा है कि हर्ष और डी कह रहा है कि बाणभट्ट। अगर हम बात करते हैं कदम्बरी लेखक, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वैसे ये जीके जीएस के अंतर्गत आता है, लेकिन यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर परीक्षा में आपको लगभग, अगर हम अगर साल के अगर 10 पेपर हो रहे हैं, एक मानक बता रहे हैं, अगर 10 पेपर हो रहे हैं तो इसमें से आपको 5 से 6 एग्जाम में यह क्वेश्चन और यह बुक देखने को आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका लेखक कौन है, तो बाणभट्ट है। कौन है? बाणभट्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं अगर कौटिल्य की बात करते हैं तो कौटिल्य की बुक आपको देखने को मिल जाएगी। कौन सी? आप बताइए। अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र यहाँ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, वहीं अगर कालिदास की बात करते हैं तो 3 किताब है। अब बिल्कुल हमें कमेंट करके बताइए कौन कौन सी किताब है। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन है कि भारत में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिया है कि क्वेश्चन नंबर 3, भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, क्या है? यूजीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हमें बताना है कि यूसीजी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1948 में की गई थी, बी कह रहा है कि 1950 में की गई थी, सी कह रहा है कि 1953 में की गई थी और डी कह रहा है कि 1956 में की गई थी। अगर हम बात करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1953 में किया गया था। कब किया गया था? 1953 में किया गया था। ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए इसको स्थापित किया गया था 1953 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया। हमें बताना है कि असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि चौरी चौरा घटना के कारण बंद कर दिया गया, बी कह रहा है कि काकोरी घटना के कारण बंद कर दिया गया, सी कह रहा है कि लोगों की मौत के कारण बंद कर दिया गया और डी कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण बंद कर दिया गया। अगर हम बात करते हैं सहयोग आंदोलन की, तो ये तो सही है कि इसमें से एक घटना हुई थी जिसके कारण असहयोग आंदोलन को
स्थगित कर दिया गया था। तो वो घटना कौन सी थी? तो वो घटना थी चौरी चौरा घटना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चौरी चौरा घटना यह होती है कि इसमें जो प्रदर्शनकारी थे यह प्रदर्शन करते हुए जा रहे थे, उसी समय चौरी चौरा जो जगह है गोरखपुर के अंतर्गत आती है। हमें लगता है कि गोरखपुर से 30 या 35 किलोमीटर की दूरी पे हम देवरिया वाले रूट पे आपको देखने को मिलेगा चौरी चौरा, ठीक है। वहाँ पे भीड़ जो है अनियंत्रित हो जाती है और वहाँ पे एक पुलिस चौकी होती है, उसमें ये आग लगा देती है, ठीक है। तो उस घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या किया था? स्थगित कर दिया था, ठीक है। तो ये चौरी चौरा की घटना है जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग देखने को हर जगह एग्जाम में मिल जाता है। तो असहयोग आंदोलन हो गया, ठीक है। अब आता है आपका जलियांवाला बाग। अगर जलियांवाला बाग की अगर हम बात करते हैं तो जलियांवाला बाग में अगर आप देखेंगे तो यह क्या होता है कि इसमें काफ़ी लोगों को एक जगह इकट्ठा करके और जनरल डायर होता है जो कि वहाँ गोलियों से भून देता है। और यह घटना कब होती है? तो 1919 में। कब होती है? 1919 में यह घटना होती है, ठीक है। अब होती है काकोरी कांड। काकोरी कांड की अगर हम बात करते हैं तो काकोरी नामक जगह पर जो कि ट्रेन से, ठीक है, ट्रेन से गोला बारूद सामान आता है और उसमें जो कि हमारे क्रांतिकारी नेता होते हैं, नेता का आप नाम बताइएगा कि वो कौन कौन से क्रांतिकारी नेता थे जो कि वहाँ पे जाकर काकोरी नामक जगह पे ट्रेन को रुकवा के और वहाँ से असलहा जो गोला बारूद सामान आ रहा था वो सारी चीज़ें लूट लेते हैं, ठीक है। उसी को नाम दिया जाता है काकोरी घटना, ठीक है। बाकी चीज़ें हैं आपको सारी ऑप्शंस एक एक करके इसमें बता दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम, ठीक है, कालानुक्रम सही क्रम में लिखना है, मतलब सजाना है, ठीक है। पहले ऑप्शन पे दे रहा है, ठीक है, शेरशाह सूरी, बी अकबर, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी इल्तुतमिश। अब इनको कह रहा है कि इनके काल के क्रम, मतलब पहले कौन है, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन, ऐसे हमें इसको क्या करना है? लगाना है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर शासनकाल देखा जाए तो एक नंबर पे कौन आएगा? तो एक नंबर पे आएगा इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश वो पहला शासन है जो कि दिल्ली सल्तनत के लिए सॉरी हाँ, दिल्ली सल्तनत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। यहाँ से आता है और यह यहाँ पे गुलामों का गुलाम भी इल्तुतमिश को कहा जाता है। यहाँ से यह अपना शासन स्टार्ट करता है। इसके बाद सेकंड नंबर की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड नंबर पे आएगा कौन? तो सेकंड नंबर पे आएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो पहले नंबर पे 4 है तो 4 यहाँ है आपका, ठीक है, और यहाँ है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया पहला और दूसरा तो गलत हो गया। अब इसी में हम लोगों को कंपेयर करना है। फिर उसके बाद कौन है? थर्ड है। तो थर्ड यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों का राइट ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। उसके बाद फिर आता है शेरशाह सूरी 3 नंबर पे, 3 नंबर पे कौन आता है? शेरशाह सूरी आता है, ठीक है। और चौथे नंबर पे कौन आता है? तो चौथे नंबर पे अकबर आता है, ठीक है। तो इनका ये क्रम है, ठीक है। इस क्रम को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चौथे नंबर पे इल्तुतमिश, और पहले नंबर पे इल्तुतमिश, दूसरे नंबर पे अलाउद्दीन खिलजी, तीसरे नंबर पे शेरशाह सूरी और चौथे नंबर पे अकबर आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जो कि संविधान की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सॉरी माफ़ करिएगा। देखने को मिलेगा कि संविधान सभा के प्रारूप समिति, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बी कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू थे, सी कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और डी कह रहा है कि सरदार पटेल थे। अगर हम बात करते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सॉरी माफ करिएगा। 7 कह रहा है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष से किया गया है, ठीक है। तो भाषा के आधार पर किस वर्ष से राज्यों का गठन, अलग अलग राज्य अलग अलग भाषाओं के आधार पर उनका गठन किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1950 में, बी कह रहा है कि 1951 में, सी कह रहा है 1952 में और डी कह रहा है कि 1956 में। अगर हम बात करते हैं
तो यह जो घटना होती है कब से शुरू होती है, तो यह घटना शुरू होती है आपका तमिल और आंध्र प्रदेश की डिवाइड भाषा क्षेत्र को लेके। वहाँ पे एक नेता होते हैं, वो काफ़ी अनशन करते हैं, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है और वहीं से चिंगारी जो है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का सिलसिला शुरू होता है और इसे मान्यता जो मिलती है उसे कंफर्म कर दिया जाता है 1956 में। तो यह घटना 1956 के बाद जो है कि राज्यों के भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। जैसे तेलुगु है तो तमिल, कन्नड़ है तो कर्नाटका, ठीक है। तो ऐसे करके अलग अलग, पंजाब है तो पंजाबी, महाराष्ट्र है तो मराठी, बंगाल है तो बंगाली, ऐसे अलग अलग भाषाओं के आधार पे अलग अलग राज्य का गठन किया जाने लगा, ठीक है। तो यह जो कि पुनर्गठन वर्ष कब हुआ था, तो 1956 में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 1956 के बाद जो है कि राज्यों का पुनर्गठन देखने को मिलेगा भाषा के आधार पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान देंगे तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी थी, ठीक है। तो कौन सा वो संस्था है जिसे अनुच्छेद 243 क के अधीन गठित किया गया था, किसके लिए, तो ग्रामीण के लिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि क्या वह ग्राम सभा थी, बी कह रहा है कि ग्राम पंचायत थी, सी कह रहा है कि ग्राम सभा थी, अरे ग्रामीण सभा थी, और डी कह रहा है कि ग्राम सेवक है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 243 ख के अधीन, तो वो कौन सा था, तो वो था हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ग्राम पंचायत थी, ठीक है। क्या है, ग्राम पंचायत थी, जो कि बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र के मतलब ग्रामीण स्तर पे इसका पालन किया जाता था, ठीक है। तो इस संस्था को स्वराज के स्व सरकार के लिए संस्था जो है कि अस्तित्व में आई थी। इसकी वकालत की अगर हम बात करते हैं तो इसकी वकालत की बात अगर हम देखें तो गांधी जी काफ़ी इसके करते थे, क्योंकि अगर गांव अगर मजबूत होगा अपने स्तर पे तो देश हुआ या राज्य हुआ इसको मजबूत करने में काफ़ी सहायता यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो यह जो ग्राम पंचायत होती है ना, या फिर स्वशासन जो संस्था होती हैं, ये 3 स्तर पे काम करती है एक ज़िले में। पहला होता है ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद होता है आपका ग्राम पंचायत के बाद अगर आप देखेंगे तो उसके बाद ब्लॉक होता है और उसके बाद फिर जिला होता है, ठीक है। तो ऐसे करके पंचायत चलता है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बोला जाता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। हमें यह ध्यान रखना है, जहाँ पे नहीं वाला होगा इसको हमें क्या करना है, टिक कर लेना है या गोला बना लेना है, जिससे कि हमारा ध्यान वहाँ पे केंद्रित होता रहे कि कौन नहीं वाला पूछा है, ठीक है। नहीं तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको सही करके चले आएंगे और इसमें हम लोगों का आंसर जो होता है वो नहीं वाला पूछता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि लोक चुनावों में वोट डालना, लोक चुनाव में वोट डालना। बी कह रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, और डी कह रहा है कि संविधान को मानना एवं इनके आदर्श की कद्र करना, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, लोक चुनाव में वोट डालना, क्योंकि ये नहीं वाला पूछा था, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि इसमें नहीं वाला पूछ रहा है, तो लोक चुनाव में वोट डालना हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। तो 9 का क्या हो जाएगा, तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं और यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये सीरीज़ चलाई जा रही है आपको लेखपाल के दृष्टिकोण को देखते हुए। अगर इसमें टोटल की टोटल अगर हम बात करें तो घटना चक्र की बुक से 10 प्रैक्टिस सेट जो आते हैं वो सीरीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति संविधान के किस अनुच्छेद का विषय है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अनुच्छेद 48, बी कह रहा है कि अनुच्छेद 50, सी कह रहा है कि अनुच्छेद 51 और डी कह रहा है कि अनुच्छेद 51 को। अगर हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति संविधान के किस अनुच्छेद का विषय है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन,
अनुच्छेद कितना हो जाएगा, तो 51, आर्टिकल 51 क्या हो जाएगा, आर्टिकल 51। अगर हम वही बात करते हैं 51 क में अगर आप देखेंगे तो मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य हैं, ठीक है, मूल अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, मूल कर्तव्य की बात कर रहे हैं जो रसिया से लिया गया था। और इसमें टोटल कर्तव्य कितने आपको देखने को मिलेंगे, तो 11 कर्तव्य यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वहीं अगर आर्टिकल हम लोग 50 की बात करते हैं तो आर्टिकल 50 में आपको न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग किया गया है, मतलब कि 50-50, ठीक है, जैसे आर्टिकल 50 है उसी तरीके से आप 50-50 समझिएगा। कार्यपालिका जो है न्यायपालिका से अलग काम करेगी, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं तो अगला क्वेश्चन है जादूगुडा क्या है, सॉरी माफ़ करिएगा, जादूगुडा वर्तमान में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, हमें देखना है कि किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि थोरियम, बी कह रहा है कि यूरेनियम, सी कह रहा है प्लूटोनियम, जी कह रहा है कि जर्कोनियम। अगर हम बात करते हैं जादूगुडा की तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अगर यह किसके लिए प्रसिद्ध है तो यह प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यूरेनियम के लिए यह क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही बेहतरीन है। क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि अब अलग अलग एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कुट वाले क्वेश्चन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुट वाले क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं, प्राकृतिक बंदरगाह, ठीक है, आर्टिफिशियल की नहीं मैं बात करता हूँ, जो प्राकृतिक तौर पर बंदरगाह हैं, ठीक है। 1 कह रहा है कि चेन्नई है, बी कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि कोच्चि है, और 3 कह रहा है कि तूतीकोरिन है, और डी कह रहा है कि विशाखापट्टनम में दिया है कि नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनें। क्या है, तो सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1 व 2 सही है, बी कह रहा है 1 व 3 सही है, और सी कह रहा है कि 2 और 3 सही है, और डी कह रहा है कि 2 और 4 सही है। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है। अगर हम 12 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर हम देखें तो विशाखापट्टनम और चेन्नई जो हो गया यह क्या है, तो प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसे बंदरगाह है, तो प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है, इसे प्राकृतिक ने बनाया है, इसे इसमें मानव का थोड़ा भी हस्तक्षेप नहीं है। अगर वहीं बात करते हैं कि आपको देखने को मिलेगा भारत का, ठीक है, समुद्री तल की अगर बात आती है, जैसे आपको बहुत सारी जगह पे देखने को मिलेगा कि ये समुद्र तल से इतना ऊंचा है, समुद्र तल से इतना ऊंचा है, तो वो जो जगह होता है जहाँ से हम मापते हैं भारत को, ठीक है, तो वो चेन्नई से लिया जाता है, चेन्नई के तट से लिया जाता है। तो जैसे हो आप कहीं पे भी जाएंगे तो समुद्र तल से इतना ऊंचा जो आपको देखने को मिलेगा, तो वो जो पॉइंट होता है वो चेन्नई से मापा जाता है, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चेन्नई बंदरगाह और विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है कैसे है, तो ये प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और भारत में जो समुद्र तल से ऊंचाई मापी जाती है वो कहाँ से मापी जाती है, तो वो भी चेन्नई से मापी जाती है, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 13 है। 13 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। बोला है कि निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर गुजरती है, तो इक्वेटर रेखा कहाँ से गुजरती है हमें वो बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भारत से, बी कह रहा है कि केन्या से, सी कह रहा है मैक्सिको से, और डी कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से। अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा ऑस्ट्रेलिया आपको बिल्कुल यहाँ नज़र आएगा, और ये जो रेखा आप अगर मान के यह जो रेखे की इस रेखे की अगर हम बात करते हैं तो यह रेखा आपको मानी जाती है इक्वेटर, तो ऑस्ट्रेलिया इसके बिल्कुल नीचे आएगा, तो यह रेखा यह क्या होगा, आंसर नहीं हो सकता है, तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल नहीं होगा। और भारत इसके ऊपर पड़ता है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। वहीं अगर मैक्सिको और केन्या की बात करते हैं तो मैक्सिको भी नहीं होगा, क्योंकि अगर मैक्सिको आप देखेंगे तो अमेरिका के ऊपर पड़ता है, कहाँ पड़ता है, अमेरिका के नीचे पड़ता है, ठीक है। जो उत्तरी अमेरिका है, तो उत्तरी अमेरिका के ठीक अगर आप नीचे यूएसए के अगर नीचे देखेंगे तो मैक्सिको पड़ता है, तो ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इक्वेटर कहाँ से गुजरती है, केन्या से गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम केन्या की बात करते हैं तो यह आपको कैसा देखने को मिलेगा, केन्या की अगर हम बात करते हैं तो केन्या आपको
अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलेगा, जो कि एक देश है, यहाँ से इक्वेटर होके गुजरती है, ठीक है, और भारत के बिल्कुल करीब से होकर गुजरती है, ठीक है। कहाँ से? भारत के बिल्कुल करीब से होकर गुजरती है, लेकिन भारत से नहीं गुजरती है। तो इक्वेटर, अगर ऑप्शंस की बात करें तो इन 4 ऑप्शन में जो है कि केन्या दिया है, यहाँ से इक्वेटर होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा ही जानदार है, और देखिएगा यह अगर हम बात करते हैं तो जल संधि से है, ठीक है। डोवर जल संधि जोड़ती है किसको किसको जोड़ती है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि बाल्टिक सागर एवं बोथनिया की खाड़ी को यह जोड़ती है। देखिए जल संधि की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जल संधि के बारे में भी आपको चर्चा की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि बिस्के की खाड़ी एवं इंग्लिश चैनल को जोड़ता है कौन? डोवर जल संधि। सी कह रहा है कि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ता है, और डी कह रहा है कि सेल्टिक सागर एवं आयरिश सागर को जोड़ता है। तो चलिए सबसे पहली बात हो जाती है कि जल संधि किसे कहते हैं। जल संधि उसे कहते हैं जो दो पतले रास्ते को, ठीक है, क्या है, स्थल को अलग करती है। स्थल को जैसे नाम में ही आप देखेंगे तो जल संधि, ठीक है, तो दो भाग को अलग करती है और दो जल राशियों को क्या करती है, तो यह आपस में जोड़ती है, उसे हम कहते हैं जल संधि, ठीक है। तो जल संधि आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद पूछ रहा है डोवर जल संधि। क्या पूछ रहा है? डोवर जल संधि। तो यह किसको किसको जोड़ती है? तो इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर को देखिएगा, बड़ा ही जानदार क्वेश्चन ये भी आपको देखने का। कोई ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवनें कहलाती हैं। तो जो हवा चलती है ग्रीष्म काल में, गर्मी में, तो गर्मी में जो हवा चलती है कहाँ? उत्तरी मैदान में, उस हवा को क्या नाम दिया गया है या फिर क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि लू कहते हैं, बी कह रहा है कि व्यापारिक पवनें कहते हैं, और सी कह रहा है कि काल वैसाखी कहते हैं, और डी कह रहा है कि मैग्रो सावर कहते हैं। अगर हम बात करते हैं उत्तरी मैदान में और वो भी गर्मी के मौसम में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 15 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही जानदार है, और यह क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा हर एक एग्जाम में। जैसे 16 नंबर कह रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा और गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है, हमें वह योजना बतानी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि तीसरी में बोला गया था, बी कह रहा है कि चौथी में, सी कह रहा है पांचवी में, और डी कह रहा है कि छठी में। अगर हम बात करते हैं तो यह किस में कहा गया था? तो यह कहा गया था पांचवी में। गरीबी हटाओ का नारा और गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। किस में दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है, तो किसके लिए होता है? किसका? स्मार्ट मनी शब्द का। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि इंटरनेट बैंकिंग के में, बी कह रहा है कि क्रेडिट में, सी कह रहा है कि बैंकों में बचत खाते में, और डी कह रहा है कि बैंक में चालू खाते में। ओके, तो स्मार्ट मनी का शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो यह होता है आपका किसके लिए? तो यह आपको देखने को मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड के लिए। किसके लिए मिल जाएगा? क्रेडिट कार्ड के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। स्मार्ट मनी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो क्रेडिट कार्ड के लिए होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। सूची 1 को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो आइए हम लोग कूट को देखते हैं। चलिए तो यहाँ देखिएगा सूची 1 है और यहाँ आपको सूची 2 देखने को मिलेगा, ठीक है। सूची 1 में बोल रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, सी कह रहा है कि विश्व निवेश रिपोर्ट, और डी कह रहा है कि उत्सर्जित अंतर रिपोर्ट, ठीक है, उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट। इसको मिलान यहाँ पे करना है, ठीक है। सूची 2 से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम,
और 3 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और डी कह रहा है कि व्यापार और विकास। इसको हमें क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि कूट में कैसे कैसे कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 3 1 4 2, बी कह रहा है कि 3 4 1 2, और सी कह रहा है कि 1 2 3 4, और डी कह रहा है कि 2 3 4 1। अगर हम इसका राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 3 1 4 2। तो तीसरा ए का कौन सा सही हो जाएगा, तो ए को आपको सही हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, और बी का कौन हो जाएगा, तो 1 नंबर। सी का अगर देखें तो 4 नंबर, और डी का देखेंगे तो 2 नंबर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 किससे संबंधित है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पंचायती राज से, बी कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार से, और सी कह रहा है कि जीएसटी, और डी कह रहा है कि भूमि सुधार से। तो 101वां संशोधन अधिनियम 2016 किससे संबंधित है, हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 19 का। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, जीएसटी से। किससे है, जीएसटी से। जीएसटी से कौन सा संविधान संशोधन है, तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2016 से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो 2016 से, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे हम लोगों का 20 नंबर को बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ था, कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 15 अगस्त 2002 को हुआ था, बी कह रहा है कि 31 मार्च 2003 को हुआ था, सी कह रहा है कि 18 जून 2004 को हुआ था। चलिए, तो अगर हम 20 की बात करते हैं तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब हुआ था, तो यह हुआ था 12 अप्रैल 2005 को। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 12 अप्रैल 2005। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें हम लोग अगर हम बात करते हैं तो इस सीरीज में टोटल 100 क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोग 30 क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे। कितने क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो 30 क्वेश्चन हम लोगों को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। तो इसमें बोल रहा है कि वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट पैमाना समान होता है, तो किस तापमान पे होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस, बी कह रहा है कि 40 डिग्री सेल्सियस, और सी कह रहा है कि -40 डिग्री सेल्सियस, और डी कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। -40 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, तो सेंटीडिग्री और फ़ारेनहाइट जो होता है पैमाना बिल्कुल समान होता है। ठीक है, तो किस पे होता है, -40 डिग्री सेल्सियस पर। आगे देखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो आंसू का पीएच मान क्या होता है, तो आंसू का पीएच मान क्या होता है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 7.4 होता है, बी कह रहा है कि 8.5 होता है, और सी कह रहा है कि 6.0 होता है, या डी कह रहा है कि 6.3 होता है। अगर हम आंसू का पीएच मान की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या होता है, 7.4 होता है। क्या होता है, 7.4 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। वहीं अगर ब्लड की बात की जाए, किसका, ब्लड का, खून का भी पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। ये भी आप याद रखिएगा। आंसू का और ब्लड का जो पीएच मान होता है वो लगभग सेम होता है, 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा बड़े ही ध्यान से, 23। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है, तो घाव जो हमें चोट लगती है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कालोलॉजी बोलते हैं, बी कह रहा है कि ओंकोलॉजी बोलते हैं, सी कह रहा है कि ट्रामेटोलॉजी बोलते हैं, और डी कह रहा है कि डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। तो घाव के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हमें बताना है। तो घाव के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं ट्रामेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ट्रामेटोलॉजी बोलते हैं किसको, घाव के अध्ययन को। ठीक है, वहीं अगर ओंकोलॉजी की बात करते हैं तो क्या होगा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि ओंकोलॉजी को क्या बोलते हैं। ठीक है, यह आपके लिए होमवर्क है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, हमें बताना है किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है प्रकाश संश्लेषण में। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ताप ऊर्जा, बी कह रहा है कि ऊष्मा ऊर्जा, सी कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा और डी कह रहा है कि रासायनिक ऊर्जा। तो हमें बताना है कि किस ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो ऑप्शन नंबर 24 देखिएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। रासायनिक ऊर्जा क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में जो रोशनी होती है वो किस में परिवर्तित होती है, तो रासायनिक ऊर्जा में। 25 देखिएगा, बड़ा ही जानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। और ये बोला है कि सही मिलान की पहचान करिए। हमें इसका सही मिलान की पहचान करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि देखिएगा, इसमें क्या बोल रहा है कि माइक्रोवेव ओवन। ठीक है, तो किसके द्वारा जो है कि पेश किया गया था, तो फर्मी स्पेंसर के द्वारा। बी कह रहा है कि ट्रांसफार्मर पियरे वर्नियर के द्वारा। सी कह रहा है कि बैटरी विलियम स्टेनली के द्वारा। और डी कह रहा है कि वर्नियर कैपलर जो है कि एलेक्जेंड्रो बोल्टा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो भी बिल्कुल सही। तो सही सही की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। माइक्रोवेव ओवन की अगर बात करते हैं तो फर्सी स्पेंसर के द्वारा जो है कि प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो ग्राम्य विकास जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि केवल कृषि उत्पादन को बढ़ाना, बी कह रहा है कि शहरीकरण को रोकना, और सी कह रहा है, बड़े ध्यान से देखिएगा कि प्राकृतिक, चलिए ऑप्शन नंबर सी देखिएगा कि प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय संसाधन का उपयोग और संवर्धन। डी कह रहा है कि केवल सड़कों का निर्माण, केवल सड़कों का निर्माण। जा भाई कहीं लेके। चलिए, तो अगर हम 26 नंबर की बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय संसाधन का उपयोग और संवर्धन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर हम बात करते हैं ग्राम विकास अधिकारी के लिहाजे से, कि ग्राम विकास के लिए विकास खंड डेवलपमेंट ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक बनने की सिफारिश किस समिति ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति, बी कह रहा है कि अधिक अन्य उत्पादन जांच समिति, सी कह रहा है अशोक मेहता समिति, और डी कह रहा है कि योजना आयोग। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, अधिक अन्य उत्पादन समिति। ठीक है, इनका ही जो है कि इन्होंने ही सिफारिश किया था कि जो विकास खंड है ना, ठीक है, ग्राम विकास के लिए विकास खंड बनाने की सिफारिश, मतलब हर एक जो है कि कई गांवों को मिला के एक विकास खंड स्थापित किया जाए, जहां से विकास की योजनाओं को आसानी से जो होगा वो गांव में हम लोग क्या करेंगे, लागू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 28। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत के समय जिला स्तर पर प्रशासन का प्रमुख किसे बनाया गया। ठीक है, तो किसके लिए, सामुदायिक विकास पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जिला योजना अधिकारी, बी कह रहा है कि जिला कलेक्टर, और सी कह रहा है कि खंड विकास अधिकारी, और डी कह रहा है कि पुलिस अधीक्षक। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, जिला कलेक्टर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको हम लोग डीएम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीएम बोलते हैं, वही इसका प्रमुख होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, बड़ा ही जानदार क्वेश्चन है कि काम के बदले अनाज, फूड फॉर वर्क क्या है, तो फूड फॉर वर्क कार्यक्रम वर्ष 2000 और 2001 में किस योजना के हिस्से के रूप में शुरुआत किया गया था, हमें बताना है। कौन सा, फूड फॉर वर्क, मतलब काम आप करेंगे तो उसके बदले आपको क्या मिलेगा, अनाज मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम,
बी कह रहा है कि सुनिश्चित योजना रोजगार योजना जिसे हम लोग बोलते हैं EAS। सी कह रहा है कि मनरेगा और डी कह रहा है कि अंत्योदय अन्न योजना। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, तो यह किसके अंतर्गत किया गया था? तो यह किया गया था सुनिश्चित रोजगार योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, EAS। ठीक है, तो किसके बदले वर्क फूड फॉर वर्क किसके लिए 2000 और 2001 में यह योजना का हिस्सा के रूप में शुरू किया गया था। किसके? तो सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत। ठीक है, चलिए इस सीरीज का हम लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन हो गया 30। ठीक है, क्योंकि हमने बोला था कि इस सेशन में मैं आपको 30 क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। टोटल कितने? तो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और उसमें से आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। और टोटल अगर प्रैक्टिस सेट की बात करें तो आपको स्टार्टिंग में ही देखने को मिला था कि वो कितने क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने देखने को मिलेगा? तो 10 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस सेशन का जो लास्ट है वो क्या है? तो रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कितना निर्धारित किया गया था, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 2275 रुपये प्रति कुंटल। बी कह रहा है कि 2350 रुपये प्रति कुंटल। सी कह रहा है कि 2425 रुपये प्रति कुंटल। और डी कह रहा है कि 2500 रुपये प्रति कुंटल। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2025-26 के लिए जो गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो कितना है? तो 2425 रुपये प्रति कुंटल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2425 रुपये प्रति कुंटल। ठीक है, तो सेशन आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके बताएं। और अगला सेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से हम लोग 31 क्वेश्चन 31 लेके यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, सीरीज आपको कैसी लग रही है जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ कराए जाएंगे। टोटल के टोटल यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 100 क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे? 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो सीरीज आपको कैसी लगी ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं। और चलिए सेशन को यहीं हम विराम देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।